डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साथी पर। प्रिय बच्चों, यह बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों के लिए लागू अनिवार्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वीडियो का तीसरा भाग है। तो जिन बच्चों ने पहला व दूसरा भाग वीडियो का नहीं देखा है, वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके पहला व दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तथा बच्चों, आपके विषय से संबंधित यह वीडियो आपको किसी भी प्रकार की अगर सहायता प्रदान कर रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वो अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे बच्चों क्या होगा, देखिए, किसी भी चीज़ को करने में मज़ा तब आता है जब दोनों साइड से वर्क हो। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट करें। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट करो तथा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण है। हमारे ऑप्शंस हैं अत्यधिक शरीर जलना, बी उलझन में पड़ना, सी बेहोश हो जाना और डी ये सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा, ये सभी। ठीक है, कौन सा? ये सभी। इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण ये सभी हैं, यानी कि अत्यधिक शरीर जलन, उलझन में पड़ना, बेहोश हो जाना, ये सभी लक्षण जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शीत दंश को ये भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक शीत दंश होता है कुछ, वो उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो हमें ऑप्शन देखें पहले अपना, कोल्ड बर्न, सनबर्न, रासायनिक जलन, उपयुक्त सभी। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा बच्चा, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा कोल्ड बर्न। कौन सा बच्चों? कोल्ड बर्न, ये हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कास्टिक बर्न को इस रूप में भी जाना जाता है। अभी तक उसने शीत दंश पूछा था जो कि कोल्ड बर्न होता है, अब डायरेक्ट इसने पूछ लिया कास्टिक बर्न को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारे एक कोल्ड बर्न, दो सन बर्न, तीन केमिकल बर्न, डी ड्राई बर्न। ठीक बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन तीसरा, केमिकल बर्न। कौन सा? केमिकल बर्न। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो के में दिक्कत होती है, कोई भी संदेह होता है बच्चों, तो आप कमेंट करके हमसे वीडियो के बीच में ही पूछ सकते हैं प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति जहर का उपयोग कर रहा है या किसी तरह का पॉइजन ले रहा है, उसके लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको बचाने के लिए ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है ए ठंडा पानी, बी पानी, सी नमक हुआ पानी, डी गुनगुना पानी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन दो सही होगा, पानी। किसी भी स्थिति में विष खाने वाले व्यक्ति को पानी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पानी में पॉइजन जो है मिलेगा और ब्लड में, सेल्स में ज़्यादा, ब्लड में घुल के सेल्स में जल्दी पहुंचेगा और ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पागल कुत्ता काटने की बीमारी है। अगर कोई पागल कुत्ता काट रहा है किसी को, तो उससे होने वाली कौन सी बीमारी है? तो हमारे ऑप्शन हैं बेटा, ए रेबीज, बी मोतीझार, सी डिप्थीरिया, डी डिसेंट्री। तो आप अधिकतर बच्चों को पता होगा, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे बच्चों, कि पागल कुत्ते के काटने से या कुत्ते के काटने से जो होती है बीमारी, हमारी रेबीज होती है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छठवां, मधुमक्खी एवं बर्र काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे डंक से, दांत से, पूंछ से, हाथ से। हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, वो होगा क्या? बताओ बच्चों, डंक से। पहला ऑप्शन हमारा, मधुमक्खी एवं बर्र डंक से काटते हैं। देखा, हमने बोलता ना, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, बर्र ने डंक मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? ऑप्शन है ए सांप के काटने पर, बी कुत्ते के काटने पर, थ्री कीड़े के काटने पर, और चौथा ऑप्शन है जलने पर। ठीक है बच्चों, तो एंटी रेबीज, अभी हमने पढ़ा कि रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है, तो किस स्थिति में एंटी रेबीज लगवाना चाहिए वैक्सीन? मतलब दवा रेबीज की किस चीज़ में यूज होती है? सांप के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, कीड़े के काटने पर, जलने पर।
तो हमारा बच्चा ऑप्शन सही होगा 2, कुत्ते के काटने पर, क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज होती है। ठीक है, अगर कुत्ते के काटने से रेबीज होगी तो दवा तो रेबीज के लिए फिर कुत्ते के काटने पर ही लगवाई जाएगी ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो बच्चों वो है, त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं। ऑप्शन है हमारे बिच्छू के काटने पर, दूसरा है कुत्ते के काटने पर, तीसरा है सांप के काटने पर, चौथा है मधुमक्खी के काटने पर। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों सांप के काटने पर। ठीक है, त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसा निशान सांप के काटने पर दिखाई देता है। कैसे बच्चों, ऐसे ऐसे 2 निशान पड़ जाते हैं स्किन पर। ठीक है, तो इससे कौन सी स्थिति में होता है, जब सांप काटता है उसके जो ऊपर के 2 दांत होते हैं विष वाले, उनके धंसने पर, सांप के काटने पर त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर काटे हुए स्थान को धोना चाहिए। ऑप्शन है हमारे डिटॉल से, दूसरा है लाल दवा के घोल से, तीसरा है नमक के घोल से, चौथा है सादे जल से। तो बच्चों इसमें आप जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आप प्रश्न पत्र के ही नज़रिए से नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप जीवन में सीखने के लिए भी पढ़ रहे हैं कि सपोज दैट ऐसा कभी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसे कैसे धोना चाहिए, किस चीज़ से धोना चाहिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, इससे आपको कुछ ना कुछ समझने को भी मिल रहा है। तो हमारे ऑप्शन जो है डिटॉल से, लाल दवा के घोल से, नमक के घोल से, सादे जल से। तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों किससे धुलना चाहिए। अगर आपको पागल कुत्ता काट रहा है तो किससे आप धुलेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, आप लोग बताएं कमेंट करके कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क की टाइप का है, मतलब कि आप इसको सर्च कीजिए, बताइए, और बाकी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसका उत्तर देख सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक बच्चों, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है बच्चों वो है माइबोमियन ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए आँख से, दूसरा है कान, तीसरा यकृत और चौथा है हृदय। तो हमारा जो उत्तर सही होगा बच्चों हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, सॉरी ऑप्शन 3 यकृत। कौन सा बच्चों, माइबोमियन ग्रंथ यकृत से संबंधित है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को उत्तर ना पता चला हो 9वें प्रश्न का, इसके पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें उत्तर सही होगा डिटॉल से। ठीक है बच्चों, कहीं भी पागल कुत्ता द्वारा आदि काटे, ठीक है, इसमें पागल कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर हमें स्किन को डिटॉल से धोना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बता चलूँ, डिटॉल से। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला प्रश्न होगा बच्चों होगा, नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कहलाती है। जो हमारी आँख होती है उसके जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए रक्तक पटल, बी दृढ़ पटल, सी दृष्टि पटल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर सही होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी तीसरा दृष्टि पटल। ठीक है बच्चों, नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल दृष्टि पटल कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आँख की सहायक संरचना है। ऑप्शन है ए पलकें, बी लेंस, सी स्क्लेरा, डी कवरायड। ठीक है बच्चों, तो आँख की सहायक संरचना क्या है, पलकें हैं। आँखों की सहायता कौन करती है, पलक करती है। क्यों, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी कण किसी भी तरीके का बाहरी इंजेक्ट ना जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत ग्रंथियां त्वचा की सतह में पाई जाती हैं। यानी श्वेत ग्रंथि होता है मतलब श्वेत ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, श्वेत ग्रंथियां किस सतह पर पाई जाती हैं, डर्मिस पर, एपिडर्मिस से, अधस्वत्शीय ऊतक में, उपयुक्त में से सभी पर। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, डर्मिस। ठीक है, श्वेत ग्रंथियां डर्मिस त्वचा की डर्मिस सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू से स्त्रवित होते हैं। ऑप्शन है ए पिनियल ग्रंथि, दूसरा अवट ग्रंथि, तीसरा अश्रु प्रवाही ग्रंथि, चौथा है पीयूष ग्रंथि। मतलब आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अधिकतर बच्चों को लगेगा अश्रु प्रवाहित ग्रंथि, लेकिन ये हमारा गलत होगा बच्चों। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा चौथा पीयूष ग्रंथि, आंसू पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए और क्या है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है, कहाँ होती है पिनियल ग्रंथि, आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का समान है। पहला लाइफ जैकेट, दूसरा रस्सी, तीसरा टेप, चौथा बैंडेज एवं टेप। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन चौथा सही, बैंडेज एवं टेप। ठीक है, क्या होगा बच्चों, बैंडेज एवं टेप।
प्राथमिक उपचार के सामान्य। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे, अग्निशामक विभाग को बुलाना चाहिए। दूसरा है, दरवाजे खिड़कियां लगा देनी चाहिए। तीसरा है, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अग्निशामक विभाग को बुलाना चाहिए। ठीक है, कहीं भी अगर आग लग रही है बच्चों, तो हमारा पहला काम बनता है कि अग्निशामक विभाग को बुलाना चाहिए। अब आपके लिए वर्क है क्या है कि अगर आपको अग्निशामक विभाग को कॉल करना है तो नंबर आप क्या मिलाएंगे, किस नंबर पर आप कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन की समिति का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन हमारे हैं, सबकी सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था करना, राहत शिविर की देखभाल, सभी। तो हमारा उत्तर सही होगा बेटा, सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य सबकी सुरक्षा करना भी है, ठीक है, और चिकित्सा व्यवस्था करना भी है, ठीक है, राहत शिविर की देखभाल करना भी है, ये भी ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा चौथा सही होगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइएज व्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक बच्चों, हमारे ऑप्शन है, मरीजों की उनकी गंभीरता के अनुसार इलाज करना, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इलाज करना, तीसरा तेजी से इलाज करना, चौथे सरलता से इलाज करना। हमारे ऑप्शन जो है बेटा, उनमें हमारा जो उत्तर सही होगा वो है हमारा चौथा, सरलता से इलाज करना। ट्राई एज व्यवस्था सरलता से इलाज करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। और बच्चों आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले भी कई बार आ चुका है, इसको इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्राई एज व्यवस्था सरलता के से इलाज करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? ऑप्शन है, ए जन जागरूकता और शिक्षा, बी प्रवणता और जोखिम मूल्यांकन, सी प्रशिक्षण और अभ्यास, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो उत्तर सही होगा बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपदा संबंधी तैयारियों के चरणों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जन जागरूकता और शिक्षा, प्रवणता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास, ये तीनों है। तो हमारा जो उत्तर सही होगा बेटा, हमारा उत्तर सही होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है बच्चों, वह है, आपदा के जोखिम का स्तर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हमारे जो विकल्प हैं बच्चों, वह है खतरे की प्रकृति, संसाधनों का विनाश, नष्ट हुए तत्वों का आर्थिक मूल्य, और हमारा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जिसमें हमारा सही होगा बच्चों चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपदा के जोखिम का स्तर, खतरे की प्रकृति, संसाधनों का विनाश, नष्ट हुए तत्वों का आर्थिक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारे तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो हमारा जो चौथा है उपरोक्त सभी यही सही होगा। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर बच्चों अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ आप सब वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप अपने सहपाठियों के साथ ही शेयर करें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है बच्चों जो आपको आपके दैनिक जीवन में भी सतर्क करते हैं, सजग बनाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों, अपने मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी बहुत सारी जो नॉलेज उनको पता होनी चाहिए, नहीं पता उसके बारे में पता चले। और कमेंट करना ना भूलिए, अगर किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपका डाउट जो है वो क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी प्रतिदिन नई वीडियो लाते रहें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। आप सबको वीडियो यहाँ तक देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।